दोस्तों, भारत आज अमेरिका और यूरोप के एडवांस देशों से कंधा मिलाकर चल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कार से लेकर अंतरिक्ष में जाने वाले रॉकेट्स तक अब सब कुछ मेक इन इंडिया आने लगा है। लेकिन अगर हम अभी भी किसी सेक्टर में एंट्री नहीं कर पाए हैं तो वो है कमर्शियल एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग में। लेकिन वो क्या कारण है कि हम आज तक एक भी पैसेंजर प्लेन तैयार नहीं कर पाए, और इतनी मुश्किल क्यों है कमर्शियल एरोप्लेन्स की मैन्युफैक्चरिंग? जानेंगे इन्हीं कुछ सवालों के जवाब आज की इस खास वीडियो में। Factify. Facts on your face. दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भारत में प्लेन तैयार नहीं होते। 80 के दशक से ही भारत छोटे एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है। भारत में कई कंपनीज हैं जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट, जेट्स और हेलीकॉप्टर्स तैयार करने के काम करती है। लेकिन हाँ, इतने साल बीत जाने के बाद भी हमारा देश पैसेंजर प्लेन नहीं बना पाया है, जिसकी वजह है एविएशन इंडस्ट्री में चलने वाला एक इंटरनेशनल कार्टेल, जिसे तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि हम किस कार्टेल की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों बता दूं कि इस इंडस्ट्री में डुओपोली है एयरबस और बोइंग की, जो दोनों मिलकर ये एंश्योर करते हैं कि उनके द्वारा नॉमिनेटेड इस मार्केट में कोई और प्लेयर एस्टेब्लिश ना होने पाए। एयरबस एंड बोइंग डुओपोली। दोस्तों, पैसेंजर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में इंटरनेशनल लेवल पर दो ही बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं, और वो हैं एयरबस और बोइंग। दुनिया भर में उड़ान भरने वाले 99% कमर्शियल प्लेन्स इन्हीं दोनों में से किसी एक के होते हैं, और इन्हीं दो कंपनीज की वजह से भारत और दूसरे कई देश इस हाईटेक और मेगा इंडस्ट्री में उतरने से कतराते हैं। दरअसल बोइंग ने 1916 में पैसेंजर प्लेन्स बनाने की शुरुआत की थी, और बहुत ही कम वक्त में इसने इस मार्केट पर पैर जमा लिए थे। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बोइंग ने यूएस गवर्नमेंट के लिए कई प्लेन्स और फाइटर जेट तैयार किए, जिससे वॉर में यूएस का पलड़ा हमेशा भारी रहा। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यूएस गवर्नमेंट ने बोइंग में $1 बिलियन की फंडिंग की थी, ताकि वो वॉर के लिए प्लेन्स तैयार कर सकें। लेकिन जंग खत्म होने तक बोइंग के अमेरिकी सरकार के साथ रिलेशन इतने मजबूत हो चुके थे कि वो अमेरिका की पॉलिटिक्स को भी डोमिनेट करने लगे। वहीं यूएस की देखा देखी यूरोपियन यूनियन के भी कई देश एविएशन मार्केट में उतरने लगे, पर यूरोपियन कंट्रीज में बनने वाले प्लेन्स बोइंग प्लेन्स जितने बड़े नहीं थे, और चूंकि बोइंग को अपने यहाँ की सरकार का फुल सपोर्ट था, तो बोइंग को मैच कर पाना यूरोपियन एविएशन कंपनीज के लिए और भी मुश्किल था। ऐसे में यूके, फ्रांस और जर्मनी की सरकारों ने हाथ मिलाए और अपनी एविएशन कंपनीज को मर्ज करके 1970 में एयरबस की शुरुआत की। बोइंग और एयरबस इन दोनों के ही अपनी अपनी सरकारों के साथ अच्छे रिश्ते हैं, इसीलिए ये दोनों ही कंपनीज यूएस गवर्नमेंट और यूरोपियन यूनियन के रसूख और पैसे के दम पर किसी भी दूसरे देश की एविएशन कंपनी को उभरने का मौका नहीं देती और उन्हें दबाने की कोशिश करती हैं। वो अलग पैसा और पावर होने की वजह से बोइंग आज यूएस का दूसरा सबसे बड़ा लॉबिंग एजेंट है। अब अगर आपको लॉबिंग का मतलब नहीं पता है, तो बता दूं कि पैसे और पावर के जरिए सरकारी फैसलों और कानूनों को बदलना ही लॉबिंग कहलाता है। सरकार की फुल सपोर्ट के अलावा इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के पास एविएशन गाइडलाइंस और प्लेन्स क्वालिटी को चेक करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस FAA यानी कि फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन और EASA यानी कि यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी का भी इनडायरेक्ट कंट्रोल है, और ये जब चाहें अपनी सहूलियत के मुताबिक लॉज और गाइडलाइंस में बदलाव करवा सकते हैं। दोस्तों, भारत, चाइना और रूस जैसे कुछ बड़े देशों को छोड़कर दुनिया के ज्यादातर देश FAA और EASA की ही गाइडलाइंस और लॉज को फॉलो करते हैं। इसीलिए इनके लिए पूरी की पूरी एविएशन मार्केट पर राज करना और भी आसान हो जाता है। ऐसे में अगर किसी देश की कंपनी प्लेन्स बना भी लेती है, तो बोइंग और एयरबस इन अथॉरिटीज के जरिए उन प्लेन्स को क्वालिटी टेस्टिंग में ही रिजेक्ट करवा देती हैं, या फिर उससे भी बुरा उन्हें होल्ड पर डाल देती हैं, जिससे कंपनियों को भारी नुकसान झेलना पड़ता है, और ज्यादातर कंपनीज अपने इन लॉसेस से उबर नहीं पाती। रीसेंट एग्जांपल्स। दोस्तों, कुछ साल पहले एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग मार्केट में उतरी कंपनी बॉम्बार्डियर के साथ ऐसा ही कुछ हुआ। दरअसल बोइंग और एयरबस पहले सिर्फ बड़े पैसेंजर प्लेन्स बनाती थी, क्योंकि छोटे साइज के प्लेन्स में ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता। लेकिन छोटे रूट्स के प्लेन्स की मार्केट की डिमांड को देखते हुए कैनेडियन कंपनी बॉम्बार्डियर, जो पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स और ट्रेन्स बनाया करती थी, उन्होंने छोटे पैसेंजर्स प्लेन तैयार करने का फैसला किया,
जिनकी कीमत और मेंटेनेंस दोनों बोइंग और एयरबस के मुकाबले बहुत कम था। ऐसे में जिन देशों को छोटे अफोर्डेबल शॉर्ट रूट प्लेन्स की जरूरत थी, उनमें बॉम्बार्डियर की डिमांड बढ़ने लगी और बॉम्बार्डियर को बड़ी संख्या में प्री ऑर्डर्स मिलने लगे। बॉम्बार्डियर को एविएशन इंडस्ट्री में पैर जमाता देख बोइंग और एयरबस को चिंता होने लगी, जिसके बाद बोइंग ने बॉम्बार्डियर के खिलाफ यूएस गवर्नमेंट में यह कंप्लेन दर्ज करवा दी कि बॉम्बार्डियर मार्केट में पैर जमाने के लिए ज्यादा सस्ते दामों पर प्लेन बेच रहा है और उस पर कम से कम 80% का इंपोर्ट टैक्स लगाया जाए। और ऐसा हुआ भी। यूएस सरकार ने बॉम्बार्डियर पर 80 नहीं बल्कि 300% का इंपोर्ट टैक्स लगा दिया, जिसका अंजाम ये हुआ कि बॉम्बार्डियर के प्री ऑर्डर्स कैंसिल होने लगे और नए ऑर्डर्स आना भी बंद हो गए। बॉम्बार्डियर अपनी सी सीरीज प्लेन्स के कारण बंद होने की कगार पर आ गई, लेकिन फिर एयरबस ने इस कंपनी के 51% शेयर खरीदकर इस सीरीज को बचा लिया और बॉम्बार्डियर का अपने दम पर एविएशन इंडस्ट्री में सफर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। बाद में एयरबस ने बॉम्बार्डियर की इस सीरीज का नाम तक बदल दिया और एक बार फिर मार्केट में सिर्फ 2 ही कॉम्पिटिटर बचे, पहला था बोइंग और दूसरा एयरबस। इसके अलावा चाइना की कॉमेक नाम की एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने भी बोइंग और एयरबस को टक्कर देने की काफी कोशिशें की, लेकिन ये कंपनी आज तक सिर्फ 20 प्लेन्स ही बेच पाई है और ये सभी प्लेन्स भी चाइना की सरकारी एयरलाइंस ने ही खरीदे हैं। वहीं EASA और FAA की लगातार कोशिशें रही हैं कि ये प्लेन्स चीन के बाहर ना उड़ पाएं, जिसके लिए उन्होंने कई बार इन प्लेन्स को रेगुलेशंस पास करने से भी रोका है। ब्राजील की कंपनी एम्ब्रेयर ने भी बॉम्बार्डियर की तरह छोटे प्लेन्स बनाए थे, लेकिन 7 साल के क्लीन रिकॉर्ड और 250 से भी ज्यादा प्री ऑर्डर्स के बावजूद FAA ने इसे आज तक पास नहीं किया है। जबकि बोइंग 737 मैक्स जो कई बार क्रैश हो चुका है, उसे FAA ने सिर्फ 1 साल की रिस्ट्रिक्शन के बाद दोबारा उड़ान भरने का अप्रूवल भी दे दिया था। अब दोस्तों, जब नियम को बनाने और तोड़ने वाले ही इन कंपनीज की जेब में होंगे, तो इनसे कोई क्या ही मुकाबला करेगा। हैवी बजट एंड रिसोर्सेज। इसके अलावा प्लेन्स मैन्युफैक्चर करना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बेहद महंगा और बड़ा काम है, जिसके लिए सिर्फ सरकार या फिर इंस्टीट्यूशंस की सपोर्ट ही काफी नहीं होती। इसमें बेतहाशा पैसा और रिसोर्सेज भी खर्च होते हैं। आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि एक छोटे पैसेंजर प्लेन को बनाने में भी कम से कम 10 से 15 बिलियन डॉलर्स का खर्च आता है। वहीं बोइंग और एयरबस जैसे एक भी बड़े पैसेंजर प्लेन की मैन्युफैक्चरिंग में कम से कम 35 से 40 बिलियन डॉलर्स का खर्च आता है, जिसे बिना सरकार की मदद के उठाना किसी भी कंपनी के लिए बेहद मुश्किल है। और हमारे देश की इकोनॉमी अभी तक इतनी स्ट्रांग नहीं हुई है कि हम किसी ऐसी कंपनी में इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकें। क्या भारत बना सकता है पैसेंजर प्लेन्स? दोस्तों, अगर इंडिया को पैसेंजर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री करनी है, तो शुरुआत छोटे पैसेंजर प्लेन से ही करनी होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बन चुका है और 2024 तक भारत यूके को पछाड़कर दुनिया का 3rd लार्जेस्ट एयरलाइन पैसेंजर मार्केट बन जाएगा। ऐसे में अगर हमारा देश छोटे पैसेंजर प्लेन्स को बनाने पर फोकस करता है, तो ये अपने देश के अलावा अफ्रीका और एशिया में बोइंग और एयरबस को टक्कर दे सकते हैं। लेकिन ये सब आसान नहीं है और इसके लिए कई नई पॉलिसीज और इंस्टीट्यूशंस पर काम करना होगा। और सबसे जरूरी है इकोनॉमी को वापस पटरी पर लाना, जो कोरोना के बाद उभरती हुई तो लगती है, लेकिन महसूस नहीं होती। तो दोस्तों, अब तो आप भी जान चुके हैं कि हमारे देश में एयरप्लेन्स मैन्युफैक्चर क्यों नहीं होते। अब नीचे कमेंट करके आप हमें बताइएगा कि एयरबस और बोइंग की इस दादागिरी पर आपका क्या कहना है। साथ ही आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मैं फिर लेकर आऊंगा ऐसा ही एक और मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तब तक अपना अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा, खुश रहें और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।